हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे बेसिक टैक्स की। ये फर्स्ट वीडियो सिर्फ बेसिक टैक्स की बात करेगी। आज हम बात करते हैं कि भारत में टैक्स कितने तरीके के रोल प्ले करते हैं। तो भारत में टैक्स सिर्फ दो तरीके के रोल प्ले करते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने टैक्स भारत में क्यों लगाया और किस इंडस्ट्री पर लगाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो भारत में तीन तरीके की इंडस्ट्री काम करती है। पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री, तीसरी सर्विस इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है, किसी भी कच्चे माल को लेकर के पक्के माल में कन्वर्ट करना, जिसको कि बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अगर हम पेन की बात करें तो पेन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए होगा। तो बेसिक सा आपका रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा, इंक चाहिए होगी, प्लास्टिक चाहिए होगी, जिसको वो प्रोडक्शन करके क्या बनाएगी, पेन। और पेन मार्केट में फिर क्या होगा, बाइंग और सेलिंग। तो वो काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री की। तो सर्विस इंडस्ट्री में आपके कौन आ गए, सीए, डॉक्टर, लॉयर और टीचर्स। और अगर दूसरों को अगर हम इंक्लूड करें तो क्या आ गई, मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लाइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बस, एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, ये हमें मेजर करना है कि ये इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस। इन तीनों इंडस्ट्री से हमें एज एन अकाउंटेंट या एज एन कंसल्टेंट हमेशा हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सिर्फ भारत में तीन तरीके की इंडस्ट्री काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज ट्रेडिंग, थर्ड इज सर्विस इंडस्ट्री। ओके, आप कुछ भी विजुलाइज करके देख लो, आप अपने आप को सर्टिफाइड कर लो कि आप किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टैक्स की। तो भारत में टैक्स किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। तो भारत में टैक्स बनाया गवर्नमेंट ने। उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट था, जिससे कि भारत में पैसा आए गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट उसको कहाँ लगाए, भारत की ग्रोथ में, भारत की इकोनॉमी में, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, रोड्स बन सके, ब्रिजेस बन सके, यानी कि भारत की ग्रोथ, भारत की इकोनॉमी आगे ग्रो कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी इन तीनों इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाएगा, क्या कमाएगा, प्रॉफिट। आप ये बताइए कि कोई भी इंडस्ट्री अगर वर्क कर रही है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाएगी तो वो क्या देगी गवर्नमेंट को, टैक्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम बोल रहे थे कि दो तरीके के टैक्स आपने बताए सर, कौन सा, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स सर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स भारत ने लगाया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। यानी कि भारत में इनकम टैक्स कब लगा, 1961 में। और भारत में इनकम टैक्स रूल 1962 में आया। सर ये एक्ट और रूल में डिफरेंस क्या होता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप ये समझ लिए, एक्ट के साथ हमेशा क्या चलते हैं, रूल। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर क्या टीडीएस इनकम टैक्स का पार्ट है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का। तो टीडीएस दोनों में है। जीएसटी आने के बाद टीडीएस जीएसटी में भी आ गया, और टीडीएस हमेशा किसका पार्ट रहा है, इनकम टैक्स का। तो टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की। अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं गए। ओके, तो आप पहले इनकम टैक्स को अंडरस्टैंड कर दो बेसिक से। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने इसका नाम क्यों रखा डायरेक्ट। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी तीनों में से इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट कमाएगी, तो उस प्रॉफिट पे वो इंडस्ट्री डायरेक्ट किसको पे करेगी, गवर्नमेंट को। यानी कि इंडस्ट्री पे टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन प्रॉफिट। कितना परसेंट होगा, कितना टैक्स होगा, कितना रेट होगा प्रॉफिट पे, वो हम इनकम टैक्स में देखेंगे बाद में। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक टैक्स की। ओके फ्रेंड्स, अब हमें ये समझना है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अब आपको दो फेज अपने को अंडरस्टैंड करने हैं। क्या, एक जीएसटी के आने से पहले का फेज, एक जीएसटी के आने के बाद का फेज। तो अभी तो हम जीएसटी के आने के बाद का पढ़ेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि जीएसटी के आने से पहले कौन कौन से टैक्स हुआ करते थे।
तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, दूसरा आप बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, दूसरा क्या? ट्रेडिंग पे क्या लगता था? वैट। तीसरा सर्विस टैक्स, चौथा कस्टम ड्यूटी, और फिफ्थ इज डिफरेंट टैक्स, अदर टैक्स, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स किस पे लगता है? मूवीज पर। टोल टैक्स किस पे लगता है? एंट्री इनटू द अदर स्टेट। इस तरीके के अदर डिफरेंट टैक्स। तो हमारे लिए मेजर कौन से टैक्स है? सिर्फ और सिर्फ 4। पहला एक्साइज ड्यूटी, दूसरा वैट, तीसरा सर्विस टैक्स, और फोर्थ इज कस्टम ड्यूटी, जो पहले जीएसटी के आने से हुआ करती थी। ये अपने आप में एक वाइड टैक्सेस हुआ करते थे। आप एज एन अकाउंटेंट या एज अ कंसल्टेंट इन चारों में से सिर्फ एक ही फील्ड में क्या करते थे? अपनी सर्विसेज देते थे, चाहे वो एज अ अकाउंटेंट हो, चाहे वो एज अ कंसल्टेंट हो। अब बात करेंगे कि सर एक्साइज ड्यूटी किस इंडस्ट्री पर लगता था? तो एक्साइज ड्यूटी लगता था जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी। ओके फ्रेंड्स। और वैट किस पे लगता था? वैट लगता था जो ट्रेडिंग करती थी। और सर्विस टैक्स किस पे लगता था? सर्विस टैक्स लगता था जो सर्विसेज देती थी। तो सर कस्टम फिर किस पे लगता है? कस्टम लगता है इंपोर्ट द गुड्स और एक्सपोर्ट द गुड्स। ओके फ्रेंड्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। तो ये बेसिक सा एक रोल, एक पिक्चर मैंने आपके माइंड में क्रिएट करी कि जीएसटी के आने से पहले कितने तरीके के टैक्स हुआ करते थे। जिनको मैंने रिलेट्स कर दिया वो उन 3 इंडस्ट्रीज है। उन 3 इंडस्ट्री के अलावा और कोई फोर्थ इंडस्ट्री है नहीं। जब फोर्थ इंडस्ट्री नहीं है तो और कोई डिफरेंट टैक्स नहीं है। अब बात करेंगे कि सर जीएसटी के आने से पहले और जीएसटी के आने के बाद, तो अगर हम जॉब के बंदों की बात करें, जो बंदे जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्कोप जीएसटी के आने से पहले बढ़ा या जीएसटी के आने से पहले घटा? जीएसटी के आने के बाद। तो बात करते हैं हम सबसे पहले जीएसटी के आने से पहले कितने तरीके की इंडस्ट्री होती थी। बंदा 3 इंडस्ट्री में से एक ही इंडस्ट्री में जॉब करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विस हो। एक ही इंडस्ट्री में तो जॉब करेगा बंदा। सपोज दैट कोई बंदा एज एन अकाउंटेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब करता है, चाहे वो ट्रेडिंग में करता है, चाहे वो सर्विस में करता है, कोई भी। बट हम बात करते हैं टैक्स की। हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो क्या सर अकाउंटिंग इज अ मेजर टैक्स? नो, अकाउंटिंग इज नॉट अ मेजर टैक्स। अकाउंटिंग तो सिंपली कोई भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ किसका खेल है अकाउंटिंग में? डेबिट और क्रेडिट का। अगर आपने डेबिट क्रेडिट ठीक कर दिया तो आपने समझ लो सारी अकाउंटिंग ठीक कर दी। तो हमें टैक्स सीखना है। ग्रोथ किस में है? पैसा किस में है? सिर्फ और सिर्फ टैक्स की कंप्लायंस करने में। ठीक है। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती थी? एक्साइज ड्यूटी पे करती थी। तो आप एज एन टैक्सेशन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आप किसकी कंप्लायंस कर रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी की। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी की कंप्लायंस कर रहे हैं तो एक्साइज अपने आप में एक कंप्लायंस का पार्ट था। जैसे कि एक्साइज में एक मंथली रिटर्न जाता था और मंथली टैक्स जमा होता था। आप ये माइंड में पिक्चर बना लो कि हमेशा टैक्स में 2 तरीके के रोल होते हैं। पहला टैक्स जमा करना, दूसरा रिटर्न फाइल करना। रिटर्न जस्ट लाइक एक इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कब कब कौन कौन सी डेट को किस किस चीज का टैक्स जमा कराया। ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में एज अ एक्साइज ड्यूटी में काम कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी जमा करा रहे हैं मंथली और एक्साइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सपोज दैट आप होंडा में है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको कंप्लाइंस दे रखी है कि आप एक्साइज के रिटर्न फाइल करेंगे, आप एक्साइज मंथली टाइम से जमा कराएंगे। बट सपोज दैट कि वैट में यानी कि ट्रेडिंग किसी इंडस्ट्री में जॉब निकलती है, आपकी सैलरी सपोज दैट एक्साइज में 40,000 है, ट्रेडिंग में 60,000 की जॉब निकलती है। सिर्फ जॉब का मेन ऑब्जेक्ट है कंप्लाइंस करना टैक्स की, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर्विस इंडस्ट्री में जॉब निकलती है, सैलरी इज 80,000 सर्विस की कंप्लाइंस करने के लिए, तो क्या आपको सर्विस में सर्विस टैक्स की नॉलेज है? नहीं है। एक्साइज की नॉलेज है, तो क्या आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से वाइस वर्सा, क्या ट्रेडिंग इंडस्ट्री वाला टैक्स की कंप्लाइंस करने वाला वैट की, क्या वो एक्साइज में अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम वैट में। वैट में और एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि सर वैट हर स्टेट का अलग होता था। डी वैट दिल्ली का अलग वैट होता था, हरियाणा का अलग होता था, एमपी का अलग होता था, यूपी का अलग होता था। तो जो बंदा दिल्ली वैट की कंप्लाइंस कर रहा है वो यूपी वैट की नहीं कर सकता, जो हरियाणा वैट की कर रहा है वो दिल्ली वैट की नहीं कर सकता। यानी कि इसमें भी एक तरीके से एक बंदिश हो गई।
कि दिल्ली में अगर मैं वैट में अगर ट्रेडिंग में जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 30,000 है, और अगर सपोज दैट यूपी में कोई वैकेंसी निकलती है, वहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ सैलरी 60,000 है, तो क्या मैं कंप्लाइंस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डी वैट में अलग कंप्लाइंस है, यूपी वैट में अलग है, हर स्टेट के वैट में अलग है, क्योंकि हर स्टेट का वैट एक एक्ट अपने आप में एक सेपरेट था। अब बात करेंगे कि सर डी वैट में अगर मैं कंप्लाइंस करता हूँ तो क्या कैसी कंप्लाइंस हुआ करती थी? मंथली टैक्स जमा होता था, क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता था। अब बात करेंगे सर्विस टैक्स में। सर्विस टैक्स में कैसी कंप्लाइंस होती है सर? सर्विस टैक्स में मंथली टैक्स जमा होता है, हाफली रिटर्न फाइल होता है। अब हम इसको डीप में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये टैक्स तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, ये टैक्स तो क्या हो गए? खत्म हो चुके। तो जब ये टैक्स खत्म हो गए तो हमें इसकी बात करनी नहीं है, हमें मेनली किसकी बात करनी है? सिर्फ जीएसटी की। अब बात करेंगे कि सर हमारे जॉब से इसका क्या मकसद रहा? हमारे जॉब से ये मकसद रहा कि हम एक दूसरी इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते हैं टैक्स की कंप्लाइंस को लेकर के। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं सिर्फ, तो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जनरली सेम ही रहती है, डेबिट क्रेडिट करना होता है सिर्फ। पर टैक्स की कंप्लाइंस में आपका जॉब बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, आपकी जो इंक्रीमेंट, आपका जो प्रमोशन, आपकी जो तरक्की है, वो सिर्फ किस में है? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन की फील्ड में। अकाउंटिंग तो जनरली कोई भी कर लेता है, अकाउंटिंग जनरली आप भी कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत परेशानी की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि सर स्कोप कैसा रहा। अब आप बताइए स्कोप कैसा रहा? स्कोप कैसा हो गया? एक नैरो हो गया। नैरो मतलब छोटा स्कोप हो गया। मैन्युफैक्चरिंग वाला टैक्स कंप्लाइंस करने वाला वैट में नहीं जा सकता, वैट वाला सर्विस में नहीं जा सकता, सर्विस वाला वैट में नहीं जा सकता, यानी कि इनवर्स रिलेशन हो गया तीनों का एक दूसरे से, ईच अदर। अब बात करते हैं सर जीएसटी के आने से क्या हुआ? जीएसटी के आने से आपके सारे इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज हो गए। डायरेक्ट टैक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज हो गए तो आपको कितनी कंप्लाइंस करनी है? सिर्फ और सिर्फ एक। यानी कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करे यूनिट तो क्या पे करना है? जीएसटी। चाहे वो ट्रेडिंग करे यूनिट तो क्या पे करना है? जीएसटी। चाहे वो सर्विस दे इंडस्ट्री, क्या पे करना है? जीएसटी। जीएसटी में रिटर्न मंथली भी जाता है, क्वार्टरली भी जाता है। जीएसटी में टैक्स मंथली भी जमा होता है और क्वार्टरली भी जमा होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एंटिटी की। एंटिटी का नेचर किस टाइप का है? प्रॉपर्टरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, फर्म है, क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जीएसटी के आने से जॉब का स्कोप कैसा हो गया? एक वाइड हो गया। तो इसलिए मैंने आपको एक जीएसटी का स्कोप आपको बताया कि जॉब से रिलेटेड जो भी है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीएसटी में बहुत स्कोप है, बस आपको जीएसटी के लॉ को बहुत अच्छी तरीके से अपने को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप अच्छे से गाइड कर सको। चाहे आप अपने डायरेक्टर को करो, चाहे आप एज एन कंसल्टेंट किसी थर्ड पार्टी को करो। ओके फ्रेंड्स, तो आज का बेसिक टॉपिक हमारा सिर्फ बेसिक टैक्स पे था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी की। ओके।